नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की अहम बैठक पर, क्योंकि कांग्रेस की आज एक अहम बैठक हुई है जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। करीब 20 नेता इस बैठक में शामिल हुए और आपको बता दें जिन इस बैठक में सूत्रों के हवाले से एक अहम जानकारी आज सामने आई है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को पार्टी की कमान दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने यह कहा है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए और इस पर राहुल गांधी ने भी यह कहा है कि पार्टी जो भी भूमिका तय करेगी उसे निभाऊंगा। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव तय करेंगे कि नेता कौन होगा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने यह कहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर के नेताओं के बीच कोई असंतोष नहीं है। वहीं पार्टी नेताओं ने भी मीडिया में यह भी कहा है कि चुनाव होगा और चुनाव प्रक्रिया से ही पार्टी का अध्यक्ष तय होगा। लेकिन 5 घंटे के इस मंथन में पार्टी अध्यक्ष के अलावा पार्टी को मजबूत करने के मसले पर भी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि हम एक बड़ा परिवार हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें साथ में काम करने की जरूरत है। और बैठकें होंगी, जैसे कोविड के चलते पंचमढ़ी या शिमला जैसा एक चिंतन शिविर भी होगा और जो भी मुद्दे उठाए गए थे पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसके लिए और कुछ लोग बैठेंगे। जो बातें कही गई थी उसका रिकॉर्ड किया जाएगा, अपनी अपनी बातें और लिख के देंगे और सबका एक बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में, कंस्ट्रक्टिव वातावरण में चर्चा हुई। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया जी ने भी मीटिंग को संबोधित किया। हमारे ज्येष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने भी बैठक को संबोधित किया। प्रियंका जी ने भी अपनी बातें कहीं और जो भी सीनियर नेतागण थे उन्होंने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए पार्टी के हालात पर चर्चा करते हुए एक अच्छे सुझाव दिए। उन सुझाव को कांग्रेस अध्यक्ष आगे बढ़ाएंगी। देखो ये चर्चा थी और बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और यस आई विल एंड उसके बाद ऐसी बैठकें होती रहेंगी, वर्किंग कमेटी की बैठकें निरंतर होती रहेंगी। इस महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त 2 मेहमान मौजूद हैं। प्रतिमा सिंह कांग्रेस से और संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। प्रतिमा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं, जो आज की बैठक हुई है ये अहम बैठक इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो नाराज नेता थे उनको इस बैठक में विशेष तौर पर बुलाया गया था और ऐसे में ये जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाया जा सकता है, इस बारे में सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमेशा से शुरू से ही कांग्रेस का हर वर्कर और हर नेता यही चाहता रहा है कि जो राहुल गांधी जी हैं वही जो है पार्टी की कमान संभालें। तो आज भी जो मीटिंग में 4 से 4.5 घंटे की जो मीटिंग हुई है उसमें जो इन्हें आप डिसेंडर्स नहीं कह सकते हैं। देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है जी। तो जब आंतरिक लोकतंत्र होता है तो अभिव्यक्ति की आजादी भी होती है व्यक्ति के पास। तो ये जो नेता है, जो सीनियर लीडर्स हैं, इन्होंने पार्टी के हित के लिए ही वो चिट्ठी लिखी और उसमें बातें ऑफकोर्स यही सही है कि अगर देखिए हमारे पास लीडरशिप और एक फुल टाइम प्रेसिडेंट होगा तो जो वर्कर्स हैं उनका जो मोराल है वो भी हाई होगा और जो आने वाले इलेक्शन है उनमें भी हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो यही एक कंसर्न था, तो इसको डिसेंटर्स नहीं कह सकते। और आंतरिक डेमोक्रेसी होने के नाते सबको अपनी बातें कहने का हक है। और रही बात राहुल गांधी जी के प्रेसिडेंट बनने की, तो जिस दिन से उन्होंने रिजाइन दिया है उस दिन से आपको भी पता है कि इंटरिम प्रेसिडेंट बनने से पहले भी कई कवायदे ऐसे हुई कि उन्हें मनाने की भी कोशिश की गई, क्योंकि आज मेरे ख्याल से 99.9% जो कांग्रेस का वर्कर और नेता है, चाहे वो सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हो गए, चाहे वो ब्लॉक लेवल तक के, वार्ड लेवल तक के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि राहुल गांधी जी पार्टी की कमान संभालें, क्योंकि वही एक नेता है जो मेरे ख्याल से पिछले 6 सालों से आप देखिए सदन से लेकर सड़कों तक उतर करके जो मोदी सरकार की जन विरोधी जो नीतियां हैं
उनके खिलाफ बोलते, बड़ी ही बेबाकी और निर्भीकता के साथ बोलते आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप चौधरी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले पर? जिस तरीके से अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने जब से इस्तीफा दिया था पार्टी के अध्यक्ष पद से, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अब गांधी परिवार से अलग पार्टी कोई अपना नेता चुने, अपना अध्यक्ष जो है वो चुन ले, लेकिन उसके बाद अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई सोनिया गांधी। लेकिन अब एक बार फिर से यही बात उठ रही है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कमान संभाल लेनी चाहिए, यानी इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी में कोई और नेता कांग्रेस को नहीं मिल रहा। देखिए जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की तो कमी नहीं है जी, लेकिन एक वो चीज आ जाती है कि किसके झंडे के नीचे सभी नेता इकट्ठे हो सकते हैं, किसके झंडे के नीचे पार्टी मजबूत हो सकती है। तो राहुल गांधी या ये कहिए कि गांधी परिवार एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे पूरी पार्टी संगठित हो सकती है, जहां पर बगावत के और बंटवारे के सुर नहीं उठेंगे। लेकिन हाँ, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि खाली गांधी परिवार का अध्यक्ष रखने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए गांधी परिवार को भी और जो संगठन में और भी बड़े लीडर हैं उन्हें अपना एक्सपीरियंस भी पार्टी को देना पड़ेगा और पार्टी को नीचे लेवल से खड़ा करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो पुराने बड़े नेता हैं, जो इंदिरा जी के साथ काम किए, राजीव जी के साथ काम किए, इस चीज को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो संगठन को मजबूत करने के चक्कर में उन्हीं परिवारों के हाथ में पार्टी रहे। उन परिवारों के हाथ से पार्टी भी निकालनी है। तो नया जो कार्यकर्ता है, नया पदाधिकारी है, तभी जुड़ेगा जब बड़ी लोगों के हाथ से पार्टी बाहर निकलेगी। नहीं तो अगर मान लिया हरीश रावत जी की बात करें उत्तराखंड में, उनके बच्चे आके नीचे कमान संभाल लेंगे। अगर आप पंजाब की बात करो तो सीनियर नेता उनके बच्चे कमान संभाल लेंगे। अगर हिमाचल की बात करो तो सीनियर लोगों के बच्चे कमान संभाल लेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो गहलोत जी के बच्चे कमान संभाल लेंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात करो तो वहां पे कमलनाथ जी के बच्चे जब लगाम संभाल। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। नए लोगों को जोड़ना है, ऐसे लोगों को जोड़ना है जो अच्छा बोलना जानते हो, जिनकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो, जिन्हें समस्याओं का पता हो। आपको ऐसे लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। नए लोगों को एक उम्मीद दिखानी पड़ेगी कि आप नीचे से टॉप लेवल तक आ सकते हो कांग्रेस पार्टी में। तब जाके कहीं कांग्रेस पार्टी सर्वाइव करेगी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को टक्कर दे पाएगी। जी बिल्कुल प्रतिमा जी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उनमें हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन अब जब ये वक्त दिया गया पार्टी को कि पार्टी अपना नया अध्यक्ष ढूंढ ले, चुनाव करवा लिए जाएं, ऐसे में अभी तक कोई भी जो समाधान है वो पार्टी में निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसे में अब क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक बार फिर से ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी कमान संभाले, तो क्या अब राहुल गांधी पूरी तरीके से कमान संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी कमान संभालने के लिए अब तैयार नहीं है। मतलब राहुल गांधी जी कमान संभालने के लिए तो तब से ही तैयार थे, जब से उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, जब से वो सांसद बने, जब से वो कांग्रेस को समझने के लिए, जो कांग्रेस की विचारधारा है, एक उस एज पे आए, तो वो तब से ही तैयार है कांग्रेस पार्टी को संभालने के लिए। पर मैं बिल्कुल चौधरी जी की बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखती हूँ और सहमत भी हूँ कि देखिए, जो पुराने नेता हैं, जो पुराने हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है, हमें उनकी जरूरत के साथ साथ जो नई पीढ़ी है, जो नए लोग हैं, जो पार्टी से जुड़ रहे हैं, जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे अभी इन्होंने कहा कि यहाँ वहां पे इनके बच्चे संभाल लेंगे, वहां पे उनके बच्चे संभाल लेंगे। तो इट्स नॉट अबाउट ऑल द किड्स और बच्चे, इट्स ऑल अबाउट वो लोग जो पार्टी की विचारधाराओं से दिल से जुड़े हुए हैं और पार्टी की को ऊंचाई पे पहुंचाने के लिए दिन रात काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पार्टी में आगे लाने दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये बात चौधरी जी ने बहुत सही कही है। और राहुल गांधी जी का मैं एक बहुत अच्छा ये नजरिया है कि उन्होंने हमेशा ही नए लोगों को और काबिल लोगों को पार्टी में आगे रखने की ही कवायद की है। शायद इसी वजह से कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग मीडिया ही वाले कह देते हैं कि ओल्ड वर्सेस न्यू की लड़ाई है, बट नहीं, वो ये चाहते हैं कि जो पुराने लोग हैं उनका संरक्षण पार्टी को मिलता रहे और जो नए लोग हैं, युवा हैं और कमांड रखते हैं अपने सब्जेक्ट पे, कमांड रखते हैं उन चीजों पे जो देश के हित के लिए है, जो पार्टी के हित के लिए और पार्टी के हित के लिए तत्परता से काम करते हैं निस्वार्थ।
जी बिल्कुल। संदीप चौधरी जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि अब कांग्रेस से बाहर निकल करके अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस का जो मुख्य मुकाबला होता है वो भारतीय जनता पार्टी से होता है हर जगह पर, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में अगर बात की जाए जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता हुआ कई जगहों पर नजर आता है। ऐसे में क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और ज्यादा मजबूत होती हुई अब नजर आएगी जो बीजेपी को मुकाबला दे सके? देखिए हितेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। अगर आप रोज अध्यक्ष बदलेंगे या एक ही अध्यक्ष को रखेंगे तो कोई नया अध्यक्ष आके आपको जीत दिला देगा, पुराना अध्यक्ष नहीं दिलाएगा। मैटर ये चीज करती है कि आप कौन से मुद्दे उठाते हो, किस तरीके से उठाते हो, और पब्लिक को कैसे यकीन दिलाते हो कि जो बात आप कहने वाले हो आने वाले टाइम में आप उसको पूरा करोगे। देखिए बहुत सारे मुद्दे आज की तारीख में किसान परेशान है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता सकता हूं। जिस तरीके से आज गांव का किसान जब हाईवे पर चलता है तो टोल टैक्स आता है, उसी टोल टैक्स से जो हमारे विधायक के एमपी अधिकारी हैं जिनको गवर्नमेंट अच्छी खासी सैलरी देती है, वो बिना टोल दिए वहां से फराटेदार गाड़ी उनकी जाती है। लेकिन वही किसान, वही मजदूर जब टोल पे जाता है उसकी गाड़ी को रोका जाता है और उसको वहां पैसे देकर ही आगे जाना होता है। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा करे कि किसानों के और मजदूरों के सम्मान के लिए जो आदमी कमाई नहीं कर रहा, जिसका पेट नहीं भर रहा, उसको टैक्स कहीं देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जो विधायक है, एमपी है, जो अधिकारी है, जो सरकारी एम्प्लॉय है, वो टैक्स भरेंगे वहां पे, चूंकि उनको मंथली सैलरी मिल रही है। इस तरीके की चीजें आपको लेने की आनी पड़ेगी। आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि जिस विधानसभा से या जिस लोकसभा से हमारा कैंडिडेट जीत करके आएगा, तो चाहे वो लखनऊ हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, वो हमारे प्रतिनिधि के घर में, चाहे वो हमारा एमपी हो चाहे एमएलए हो, उसके घर में जाके रुकेगा। उसको कहीं होटल लेने की जरूरत नहीं है। उसके बच्चों को कोई एग्जाम देने के लिए बड़े शहरों में जाना है तो वो अपने विधायक या एमपी की कोठी पे जाके रुकेगा। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी नए इनिशिएटिव ले सकती है, लोगों से जुड़ने के लिए काम कर सकती है। बिल्कुल। और एक परिपक्वता को लेकर के भी सवाल उठता रहा है लगातार राहुल गांधी पर, तो अब क्या वो परिपक्वता देखने को मिल रही है राहुल गांधी में जो उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए? देखिए इसमें कुछ चीजें समझने वाली है हितेंद्र जी। जो आप समझते हैं, देखते हैं, वो राजनीतिक चरित्र हरण होता है। जिस तरीके से किसी को पप्पू कह देना या किसी को फेंकू कह देना, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र होता है जिसके तहत नेता की इमेज खराब की जाती है। अदरवाइज आप ये समझिए, अगर वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत एमपी बन सकता है राजस्थान में, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, मुख्यमंत्री का बेटा आज वित्त मंत्री बन सकता है अनुराग ठाकुर, तो जिसके दादा दादी बाप सब प्रधानमंत्री रहे हो उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। मैं मानता हूं राहुल गांधी के अंदर सत्ता को और पावर को एब्जॉर्ब करने की ताकत है। कभी भी उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया, कभी कहीं लाठीचार्ज नहीं करवाया या कहीं रास्ते पे किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ाई है। तो ये सब चीजें तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है जो चलते रहते हैं, आगे भी लगते रहेंगे। लेकिन प्रतिमा जी, जिस तरीके से जो विरोध के सुर उठते रहे हैं पार्टी में, पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती है फिलहाल पार्टी को एकजुट करने की, क्या अब ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि पार्टी एक मंच पर एक साथ आते हुए सभी नेता जो है वो दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी है, अभी सोनिया गांधी जी ने भी जिस तरीके से बोला कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। ठीक है, हमारे तो परिवार है, और सबसे बड़ी बात है हमारे परिवार में लोगों को एक आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, अभिव्यक्ति की आजादी भी है। तो देखिए, जहां पे लोकतांत्रिक तरीके से हम नेता चुनते हैं अपने और पदाधिकारी चुनते हैं, वहां पर थोड़े बहुत मन मुटाव जो होते हैं वो पार्टी लेवल पे ही होते हैं, और इस तरीके से मीटिंग्स जो स्टार्ट हुई है वो करके उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, और पार्टी हर मंच पर एक है। जी बिल्कुल। और रही बात, जी बिल्कुल प्रतिमा जी, बिल्कुल। फिलहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। संदीप चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही थी और साफ तौर पर जग जाहिर हो रहा था कि किस तरीके से जो बड़े नेता हैं वो विरोध में सुर उठा रहे थे पार्टी नेतृत्व के, लेकिन अब जो बैठक की गई है, पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जो बैठक बुलाई थी, वरिष्ठ नेता बुलाए गए थे, नाराज नेताओं को भी बुलाया गया था, मंथन किया गया। लेकिन इस मंथन से जो एक अहम बात निकल करके सामने आई कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी को ही पार्टी का अध्यक्ष चुना जा सकता है। यह खबर अब कहीं ना कहीं साफ होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੁਰਤੀ ਹੈ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, क्योंकि जिस तरीके से महत्वपूर्ण खबरों पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण खबर ये भी है, अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम के मंदिर के लिए जो निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो अयोध्या में ही जो जमीन मस्जिद के लिए दी गई थी वहां पर भी अब मस्जिद के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मस्जिद की नींव और डिज़ाइन पर अंतिम मोहर लग गई है। भव्य तरीके से बनाए जाने वाले मस्जिद की लेआउट और डिज़ाइन को आज जारी किया गया है। धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद की डिज़ाइन को लेकर के आज बैठक हुई और बैठक में फाउंडेशन के सभी सदस्यों के साथ आर्किटेक्ट भी शामिल हुए थे। जो लोग बैठक में शामिल नहीं हो पाए वो वर्चुअल तरीके से उनको जोड़ा गया। बैठक में मस्जिद निर्माण, अस्पताल, रिसर्च सेंटर, कम्युनिटी किचन और म्यूजियम आदि के डिज़ाइन पर भी मोहर लगी। अगले साल 26 जनवरी से अयोध्या के गाँव धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण शुरू हो जाएगा। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुहैया कराई गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद परिसर निर्माण शुरू करने की सारी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और ये वो दो तस्वीरें हैं, एक अयोध्या में धन्नीपुर मस्जिद जहां पर ये मस्जिद बननी है और दूसरा मस्जिद का जो नया डिज़ाइन, इस तरीके की जो मस्जिद है वो दिखेगी। अब इस जगह पर जो अयोध्या में धन्नीपुर जो मस्जिद अभी तक वहाँ पर बनी हुई है, ये वो जगह है जो 5 एकड़ ज़मीन सरकार की तरफ से अब मुहैया करवाई गई है वक्फ बोर्ड को। और अब मस्जिद के निर्माण की लगभग सभी जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में हैं। और ये वो डिज़ाइन दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो नया डिज़ाइन मस्जिद का इस तरीके से इतनी भव्य जो है वो मस्जिद यहाँ पर बनी हुई दिखाई देगी मस्जिद बनने के बाद, जिसकी तैयारियाँ अब लगातार चल रही हैं। जो राम मंदिर का विवाद था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो जो विवादित भूमि थी वो पूरी की पूरी भूमि जो है राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को दे दी गई थी। लेकिन विवाद ताकि शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 5 एकड़ भूमि कहीं अन्य जगह पर सरकार को देने के लिए कहा गया था, जिस जमीन पर अब ये मस्जिद जो है वो बनी हुई नजर आएगी। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इस नई मस्जिद के बारे में जिसका आज डिजाइन जो है वो जारी किया गया है? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 5 एकड़ जमीन अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए दी गई थी, जिसमें अयोध्या के धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के लिए डिजाइन को लॉन्च किया गया है। जो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने डिजाइन और आर्टिकल को जारी किया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जुफर फारूकी अतहर हुसैन मौजूद रहे हैं। एसएस अख्तर ने बताया कि मस्जिद की डिजाइन 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल होगी और 2 बिल्डिंग होंगी। हितेंद्र जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस मस्जिद के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर कई और महत्वपूर्ण चीजें बनने वाली हैं। जिस तरीके से अस्पताल की बात की जाए या कम्युनिटी किचन की बात की जाए, रिसर्च सेंटर की बात की जाए, इस तरीके से और क्या कुछ यहाँ पर अहम रहने वाला है? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि 5 एकड़ की जमीन पर मस्जिद और अस्पताल होंगी, जो 2 बिल्डिंगें होंगी। अस्पताल के साथ साथ लाइब्रेरी, म्यूजियम और कम्युनिटी किचन को बनाया जाएगा। आपको ये भी बता दूं हितेन कि 3500 स्क्वायर मीटर पर जमीन पर मस्जिद बनेगी और 24,150 स्क्वायर फीट मीटर पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा हितेन। और मस्जिद में जो नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या होगी वो 200 होगी और 200 से
300 बेड वाला हॉस्पिटल होगा हितेंद्र, ये सबसे बड़ी बात है जी। बिल्कुल गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए, मस्जिद की तैयारियां भी उसी तरीके से जोरों शोरों से चल रही हैं जिस तरीके से अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की चल रही हैं। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर की और। अगली महत्वपूर्ण खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट घोटाला मामले में फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति सीज कर दी है। इसकी कीमत बाजार में करीब 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ईडी की ओर से जेके क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले में फारूक अब्दुल्ला से संबंधित 2 घर, 3 प्लॉट और 1 प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। अटैच की गई प्रॉपर्टी में एक श्रीनगर के गुपकार रोड पर स्थित है, जबकि तनमार्ग के कटिपोरा तहसील और जम्मू के भटिंडी में भी एक प्रॉपर्टी शामिल है। इसके अलावा श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड क्षेत्र में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है। इससे पहले इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ भी की जा चुकी है। ईडी की कार्रवाई पर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब नाराजगी जताई है और केंद्र सरकार पर आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया गया है। कविंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के। कविंद्र जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। कविंद्र जी, जिस तरीके की कार्रवाई की गई है फारूक अब्दुल्ला पर, हालांकि घोटाले का मामला बताया जा रहा है क्रिकेट मामले में, लेकिन इस कार्रवाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बताया जा रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश आप कर रहे हैं। देखिए, काफी देर से ये मामला चल रहा था और 2006 से ये विचाराधीन है। उसी के तहत इस पर लगातार जो कार्रवाई हो रही थी और सबसे पहले तो इस पर जांच करने की जो मांग थी, इनके ही जो एलाइज हैं गुपकार गैंग के पीडीपी, उन्होंने उठाई थी। उनको तो आज खुश होना चाहिए कि वो इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। फंड की जो डाइवर्शन की गई, उसी के कारण से ये जो मामला है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये तो समझना ही चाहिए। और जो सरकारी जमीनों का गलत ढंग से सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, उसी के तहत ये कार्रवाई है। मुझे लगता नहीं कि कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी करे, ये आज कार्रवाई आज नहीं शुरू हुई है, काफी समय से कार्रवाई चल रही है। इस चीज को समझना होगा और खास करके जो 106 करोड़ का जो गलत तरीके से पैसे की डाइवर्शन की गई, पैसे को गलत अकाउंट्स में 5 अकाउंट्स में डाला गया, उसकी जांच ऑलरेडी वो सीबीआई या दूसरे जो एजेंसीज हैं वो कर चुकी हैं और ईडी ने अटैच किया है। बाकी जो जांच में निकलेगा वो सब लोगों के सामने आएगा। देखो, सत्ता का दुरुपयोग यही माना जाना चाहिए, उसी के कारण से ये कार्रवाई हुई। लेकिन कविंद्र जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर वो कार्रवाई करती हैं तो उनके कार्रवाई के खिलाफ इस तरीके से विपक्ष ये क्यों कहता है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर विपक्ष को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, वो अब कुछ भी कहें, लेकिन ये जांच काफी देर से थी। इस पर जेकेसीए में जो पहले से लोग थे, उनकी भी यही डिमांड थी, अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज की भी यही डिमांड थी। और ये जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो उन्होंने भी इस चीज की डिमांड की थी, तो इसकी कार्रवाई तो होनी थी। तो अगर पैसे को गलत ढंग से यूज किया गया, कैसे उसका ये निकाला गया पैसा, ये सब हम लोग जानते हैं और इसके बारे में समझना होगा। इसकी सारी चीजें उन्होंने सामने लाई हैं, तो उसी तरीके से कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है इसमें कुछ गलत कहने का किसी को अधिकार भी नहीं है और जो एजेंसीज काम करती हैं वो किसी को ऐसा नहीं कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वाकई में ये साफ सुथरे निकल गए होते। आज अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो उसी के कारण से इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको अटैच किया गया है। बिल्कुल कविंद्र जी, तमाम बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव भी बने हुए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी देखिए, ईडी की तरफ से आज जो कार्रवाई की गई है, करीब 12 करोड़ के करीब जो कहा जाए जो मामला है, 12 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिसमें श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति है उसको जब्त किया गया है। सीबीआई की तरफ से 2002 से लेकर 11 के बीच में करीब कहा जाए 44 करोड़ की संपत्ति की हेराफेरी का आरोप जो है उस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और 3 अन्य लोगों पर लगा था और आरोप पत्र सीबीआई की तरफ से दायर किया गया था। और कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इस मामले को लेकर
कह रही है कि इसको जानबूझकर भाजपा जो है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि गुपकार जिस तरह से गुपकार के जरिए सभी इकट्ठे हुए थे जब नजरबंदी हटी थी, खास करके डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, उमर अब्दुल्ला की और उसके बाद महबूबा मुफ्ती की, तो उसको लेकर ये कार्रवाई जो है भाजपा की तरफ से की जा रही है। ये क्रिकेट एसोसिएशन जो है उससे जुड़ा हुआ मामला है, उसमें करीब 44 करोड़ का मामला जो है सामने आया था उस समय, और उसमें अभी तक जो कार्रवाई जो की गई है, हालांकि उस दौरान जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बातचीत भी की गई, उनसे पूछताछ जो है वो होती रही, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से आज जो है एक कार्रवाई की गई है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की संपत्ति जो है 12 करोड़ के करीब जो थी उसको आज जो है जब सीज किया गया है। जी, क्या इस मामले में फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी हो सकती है रविंद्र? जी देखिए, अभी इस पर कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि ईडी की कार्रवाई आगे क्या रहती है, किस प्रकार जो है वो अपना पक्ष रखती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कहा जाए कि ईडी कार्रवाई कर रही है, लगातार पूछताछ कर रही है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में जो है आशंका ये भी जताई जा सकती है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की गिरफ्तारी जो है वो भी हो सकती है। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ईडी ने फारूक अब्दुल्ला पर बड़ी कार्रवाई की है, करीब 12 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो सीज कर दी गई है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANP न्यूज़।